स्वागत है आप सभी का एक स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस, बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान। पेपर का नाम है इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भारत का संविधान। तो ये पेपर का नाम है। अगर आप बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थी है, छात्र है, तो मैं आपको बता देता हूँ बीए प्रथम वर्ष में जो पेपर नंबर 1 है, इस तरीके से आपका पेपर पूछा जा सकता है। ये न्यू पैटर्न है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार। तो इस तरीके से कितने सेक्शन में पेपर डिवाइड होगा, कितने मार्क्स का होगा, वो सब आप इस स्लाइड में देख ही पा रहे होंगे। तो मैं आपको सारी चीज़ें कवर अप करूँगा इस वीडियो में। मैं आपको पूरा मॉडल पेपर बताऊँगा कैसे आ सकता है, और साथ में एक लॉन्ग क्वेश्चन भी कराऊँगा जो कि 15 मार्क्स का होगा। तो वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखना, स्किप मत करना। वीडियो थोड़ा सा लेंथी ज़रूर होगा, लेकिन आपके मार्क्स इम्प्रूव करने में आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर पेपर कितने सेक्शन में डिवाइड होने वाला है। तो ये जो पेपर है ना, 3 सेक्शन में डिवाइड होने वाला है। सबसे पहले खंड ए आएगा जो आपसे 15 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसमें आपके 5 क्वेश्चन दे दिए गए होंगे जिनको आपको मिनिमम 75 वर्ड्स में आंसर को करना है। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन है पुनर्जागरण से क्या आशय है। तो पुनर्जागरण आपको पता ही होगा, पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को बोला जाता है। तो ये सारी बातें आप क्वेश्चन नंबर 1 में आंसर कर सकते हैं। उसके बाद नागरिक की परिभाषा लिखिए। नेक्स्ट, समानता के 2 अधिकार लिखिए। उसके बाद संविधान अनुच्छेद 368 क्या है। तो अगर आपको 368 के बारे में नहीं पता तो पेपर से पहले ज़रूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, इसमें बताना है निर्वाचन आयोग के 2 कार्य लिखिए। तो ये इस तरीके से आपका खंड ए में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन, और पाँचों के 5 क्वेश्चन आपको करने कंपलसरी है। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। इस तरीके से आपके 15 मार्क्स खंड ए से कन्फर्म हो जाएंगे। अगर हम बात करें कि आखिर मॉडल पेपर हम क्यों देख रहे हैं, अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे अगर आप 2022 का पेपर दे रहे हैं। तो मॉडल पेपर इसलिए करना इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद इसमें आएगा खंड ब, जिसमें आएंगे आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न कैसे होते हैं, वो थोड़ा लॉन्ग टाइप में हो जाते हैं, जिसमें सबसे पहले इसमें क्वेश्चन है संवैधानिक उपचारों के अधिकार से क्या अभिप्राय है। तो अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के बारे में पता है तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 में आप बता सकते हैं। उसके बाद अविश्वास तथा स्थगन प्रस्ताव से क्या अभिप्राय है, तो आप बता सकते हैं। उसके बाद राज्यपाल की सविवेकी शक्तियाँ कौन कौन सी है। तो इस तरीके से जो 3 क्वेश्चन है ना, इन 3 में से आपको किन्हीं 2 का आंसर करना है, और एक क्वेश्चन का जो मार्क्स होंगे ना, वो 7.5 होंगे, मतलब 7.5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आपसे करने को होंगे 3 में से। तो 3 में से आप किन्हीं 2 का आंसर कर सकते हैं। उसके बाद इसमें आता है लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसमें आपको अपने मार्क्स इम्प्रूव करने हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। और एक लॉन्ग क्वेश्चन इस वीडियो में मैं आपको कराने ही वाला हूँ, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिल जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें कि खंड स में विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको 3 से 4 पेज में आंसर को करना है। वो क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन 15 मार्क्स देकर जाएगा आपको यहाँ से। सबसे पहले अगर हम बात करें कि खंड स में आपसे 5 प्रश्न दिए गए होंगे, और 5 में से क्या करना है, किन्हीं 3 का आंसर करना है ओनली। 5 में से 3 को करना आपके लिए आसान भी है और काफ़ी इजी भी है, इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। क्योंकि सबसे पहले इसमें क्वेश्चन दिया गया है आधुनिक भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों पर विश्लेषण कीजिए। तो भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय कैसे होता है ना, नेशनलिज्म अगर आपने सुना होगा, वो सब आपको 9th क्वेश्चन में बता देना है। उसके बाद भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए। अगर आप भारतीय संविधान को पढ़ रहे हैं ना, पेपर का नाम ही कॉन्स्टिट्यूशन ही है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनता ही है कि भारत के जो संविधान के स्रोत है वो क्या क्या है। यही क्वेश्चन मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन आगे कराया है। उसके बाद भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए।
आखिर संशोधन कैसे किया जा सकता है। उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियाँ लिखिए। उसके बाद इसमें आता है क्वेश्चन नंबर 13, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, उसके अधिकार और कार्यों का विवेचन कीजिए। तो ये जो 5 क्वेश्चन दिए गए हैं ना आपको, इन 5 में से किन्हीं 3 का आप आंसर कर सकते हैं। तो जो भी आपके मनपसंद 3 हो ना, उनका आप आंसर कर दीजिएगा। तो चलिए, ये तो हमने बात करी कि आखिर पेपर किस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, पेपर में कितने सेक्शन हो सकते हैं, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा। अब मैं आपको जो ये है ना खंड से विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा देता हूँ, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, सभी पर मैं एक एक सेपरेट पार्ट में वीडियोस को प्रोवाइड कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम टाइम में आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए, अब हम बात करते हैं इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है और मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया है। और एक ही क्वेश्चन क्यों लिया है, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल ही जाएगा। अगर आप 2022 में पेपर को दे रहे हैं ना, इस क्वेश्चन को आप ज़रूर तैयार करके जाना अच्छे से, क्योंकि आपको पेपर में ज़रूर देखने को मिलेगा ये। और 15 मार्क्स दे के जाएगा भैया आपको पेपर में ये। तो इस क्वेश्चन को तो आप छोड़ के ही मत जाइएगा। अच्छे से मैं आपको बता देता हूँ आपको आंसर राइटिंग कैसे करना है, कितने पेज में आपको आंसर करना है, वो सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप मत करना, ध्यान से देखना, पूरा सुनना। सबसे पहले अगर हम बात करें क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो आपको क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। जो भारत का संविधान है ना, इसमें इसके सोर्सेज क्या क्या थे, मतलब इसमें जो हमने लॉज एंड रूल्स लिए हैं ना, वो कहाँ कहाँ से, मतलब किस किस के संविधान से हमने बोरो किए हैं, मतलब उनको लिया है, वो सब हमें बताना है स्रोतों में। स्रोतों को सोर्सेज बोलते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो सोर्स बोलते हैं किसको, स्रोतों को। तो इसमें आप क्वेश्चन का समझ चुके होंगे अच्छे से कि क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन कहता है कि भारत संविधान के प्रमुख स्रोतों को बता दीजिए। तो चलिए बता देते हैं भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत क्या क्या है। तो अगर हम सोर्सेज के बारे में बात करें ना, तो हमें डायरेक्ट सोर्सेज पे नहीं आना है, हमें एक इफ़ेक्टिव मैनर में आंसर को लिखना है। वो हम कैसे लिख पाएंगे, सबसे पहले हमें इसका इंट्रोडक्टिव पार्ट लिखना है। और इंट्रोडक्टिव पार्ट ऐसा होना चाहिए कि थोड़ा जो इम्प्रेशन पड़े ना, जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करे, तो एक बार इम्प्रेशन अच्छा पड़ जाएगा ना, तो वो आपके मार्क्स भी वहीं से ही डिसाइड होते हैं। तो इसमें आंसर को स्टार्ट करके आपको एक हेडिंग डालनी है, सबसे पहले सबसे ऊपर, और मिडल में डालनी है, और ब्लैक पेन से हेडिंग डाल दीजिए आप भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत। उसके बाद आप आंसर को लिखना शुरू कीजिए। भारतीय संविधान निर्माताओं ने व्यवहारिक संविधान के निर्माण पर बल दिया, इसलिए उन्होंने विश्व के विभिन्न देशों के संविधान में अपने देश के अनुकूल संवैधानिक प्रावधानों को ग्रहण किया। मतलब आप समझ सकते हैं, इस लाइन से आप बता दीजिए कि उन्होंने ना एक व्यवहारिक संविधान का निर्माण किया, इसलिए उन्होंने और देशों के संविधान से उन, मतलब उन रूल्स को, उन लॉज को अपने संविधान में, मतलब भारत के संविधान में इंट्रोड्यूस किया और उनको ग्रहण किया। वो बातें आप एक इंट्रोडक्टिव लाइन में लिख दीजिएगा। उसके बाद इस संबंध में डॉक्टर अंबेडकर ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दीजिएगा, ताकि उनकी नज़र पड़ जाए कि आपने डॉक्टर अंबेडकर के बारे में भी लिखा है। क्योंकि अगर संविधान का नाम आए, उनके प्रमुख कार्य करने वालों को तो आपको दिखाना ही पड़ेगा ना। तो इसमें बता दीजिए, इस संबंध में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, हमारे संविधान में यदि कोई नवीन बात हो सकती है तो यही है कि उसमें प्राचीन प्रचलित संविधान के दोषों को दूर किया जाए और उसे देश की आवश्यकता के अनुसार ढाला जाए। मतलब ये कहते हैं कि अगर संविधान में कोई नई बातों को इंट्रोड्यूस करना है ना, लाना है, तो उसमें करंट टाइम की सिचुएशन के अनुसार संविधान को संशोधित किया जाए। तो ये सब डॉक्टर अंबेडकर बताते हैं। उसके बाद इसमें एक बात और आती है, उधार का थैला। उधार का थैला आप वर्ड देख रहे होंगे, ये किस लिए कहा गया, और विविध संविधानों की खिचड़ी और कैंची और गोद पर खिलवाड़ आदि,
ये शब्द भी किसके लिए कहे गए हैं? भारतीय संविधान के लिए कहे गए हैं। वो क्यों कहे गए हैं मैं आपको बता देता हूँ। उधार का थैला इन्हें इसलिए कहा गया है क्योंकि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें ना आसपास के देश की जो संविधान है ना वहाँ से ग्रहण की गई है, इसलिए कुछ कुछ विद्वानों ने इस संविधान को उधार का थैला आदि नाम से भी बोला है। तो ये बात भी आप अपने आंसर में लिख सकते हैं ताकि एक इफ़ेक्टिव आंसर आपका हो जाए। उसके बाद जब आप इंट्रोडक्टिव पार्ट लिख देंगे ना फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ा लेंथी ज़रूर होगा लेकिन सारी चीज़ें हम अच्छे से कवर करके चलेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम में मार्क्स भी तो लेने हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, शुरू से एंड तक पूरा देखना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी ना, इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ में भी शेयर कर दीजिएगा। आपके फ्रेंड्स भी तो बीए फर्स्ट ईयर में होंगे ना, उनको भी थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और थोड़ा सपोर्ट करना। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमें बताना है भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत। अभी तक तो हमने इंट्रोडक्टिव पार्ट को देख लिया है, कैसे लिखना है ये इम्पोर्टेंट है, इसको आपको ज़रूर लिखना है। उसके बाद अब हमें बताना है प्रमुख स्रोत क्या क्या है। तो पॉइंट नंबर 1 डाल दीजिए और उसमें लिखिए सन 1935 का अधिनियम। ये जो अधिनियम है ना, इसको तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला गया है और ब्लूप्रिंट भी बोला गया है। किसको? संविधान का। संविधान का ब्लूप्रिंट भी इसी को बोला गया है। कौन से संविधान को? 1935 को। तो इतनी बातें तो आपको नहीं लिखनी है, आपको एक अच्छे से आंसर को लिखना है। तो सबसे पहले आप लिखिए भारतीय संविधान का मुख्य आधार सन 1935 का भारत शासन अधिनियम रहा है। भारत के संविधान में सन 1935 के अधिनियम की 200 धाराओं को जो किया गया है, मतलब एज इट इज उनको कॉपी किया गया है। ये बात आपको बता देनी है। उसके बाद आपको इसमें एक ऑथर का नाम याद कर लेना है, डॉक्टर जेनिन। डॉक्टर जेनिन ने कहा है भारतीय संविधान पर सन 1935 के अधिनियम का प्रभाव है कि उसकी अधिकांश धाराएं को जू के तू ही संविधान में रख लिया गया। इस अधिनियम के प्रभाव को देखते हुए भारतीय संविधान की सन 1935 अधिनियम की कार्बन कॉपी या प्रतिलिपि कहा गया है। तो ये बात किसने बोली? डॉक्टर जेनिन ने। और कार्बन कॉपी और प्रतिलिपि, जब आप इन वर्ड्स को लिखें ना, जब आंसर में लिखे तो इन वर्ड्स को अंडरलाइन जरूर कर दीजिएगा ताकि जो आंसर आपका चेक करे ना तो ये बातें उनको दिख जाए और आपके मार्क्स कहीं भी कट ना हो। उसके बाद आप इसमें बता सकते हैं कि 1935 का जो अधिनियम है ना, यहाँ से हमने क्या क्या लिया है। तो वर्तमान संविधान में राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का संगठन, राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार तथा के शक्तियाँ, केंद्र सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में शक्तियों का विभाजन आदि कहाँ से लिए? हमने 1935 के अधिनियम से ही लिए गए हैं। तो क्वेश्चन को आप खुद से ज़रूर पढ़िएगा। उसके बाद इसमें आपको बताना है कि जो 1935 के जो अधिनियम के जो रूल्स थे ना, जो चीज़ें हमने वहाँ से ली है, जो आज के संविधान में है, लेकिन उनकी जो पावर्स है ना वो अलग अलग है। इसमें आपको बताना है इस संविधान में अनेक तत्व ऐसे हैं जो सन 1935 के अधिनियम से भिन्न है। यह संविधान सन 1935 के अधिनियम से निम्नलिखित रूप में भिन्न है। तो जो 1935 में जो अधिनियम के जो लॉज थे ना, वो जब संविधान में आ गए तो उनको एक अलग ताकत मिली। वो 1935 में कुछ और अलग अपने महत्व रखते थे, जो संविधान में आ गए तो उनका महत्व अलग हो गया। वो कैसे हुआ? सबसे पहले पॉइंट में बताइए, सन 1935 का अधिनियम भारतीय को प्रभुसत्ता से वंचित करता था, किंतु वर्तमान संविधान के अनुसार प्रभुसत्ता जनता में ही निहित है। तो प्रभुसत्ता क्या होता है? सोवर्निटी होता है। और सोवर्निटी क्या होता है? सारी ताकत किसके पास है? जनता के पास में है। लेकिन जब 1935 में थी ना ये पावर्स, तब किसके पास थी? सारी ब्रिटिशर्स के पास थी। तो इस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें आप पॉइंट डालकर बता सकते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट में बता दीजिए सन 1935 के अधिनियम का संशोधन ब्रिटिश संसद ही कर सकती थी, किंतु अब के टाइम पर भारतीय संविधान मतलब इंडियन जो पार्लियामेंट है वो अपने अनुसार कर सकती है। ये आप सेकंड पॉइंट में बता दीजिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट, सन 1935 के अधिनियम में नागरिकों को मौलिक अधिकारों से वंचित किया गया था। मौलिक अधिकार क्या होते हैं आपको पता ही होगा, मतलब जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, मतलब हमें स्पेशल अधिकार मिले हैं, जैसे जीवन जीने का अधिकार,
शिक्षा का अधिकार, ये सब क्या है, मौलिक अधिकार है। परंतु हमारा जो आज का संविधान है ना, वो हमें सारे मौलिक अधिकार भी तो प्रोवाइड कराता है। या आप थर्ड पॉइंट में बता दीजिए। उसके बाद सन 1935 के अधिनियम में लोक कल्याणकारी राज्य का उल्लेख नहीं था, परंतु करंट टाइम पर लोक कल्याणकारी राज्य का विशेष रूप में वर्णन किया गया है संविधान में। उसके बाद 1935 के अधिनियम को तो आप एक पेज में आराम से लिख सकते हैं, काफ़ी कंटेंट है 1935 के अधिनियम पर। आराम से एक पेज आप लिख सकते हैं और आधा पेज आप इंट्रोडक्टिव पार्ट में। अगर मैं आपको बताऊं आपको आंसर कैसे करना है, तो 2 से 3 पेज में आपको ज़रूर आंसर करके आना है। अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए, 15 में से 15 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर आप ऐसे आंसर को लिख के आएंगे। उसके बाद इसमें बताना है ग्रेट ब्रिटेन का संविधान। तो ब्रिटेन से डरना नहीं है, इंग्लैंड को ही ब्रिटेन बोला गया है। तो कुछ नहीं, अब इंग्लैंड के संविधान से हमने क्या क्या लिया है। अगर हम कहीं पर भी संसद का नाम सुने ना, तो इंग्लैंड के संविधान से उसको जोड़ दीजिएगा। वो क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली को इंग्लैंड के संविधान से ही तो लिया गया है। उसके बाद रूल ऑफ लॉ, विधि के शासन को भी कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से। तो इस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। उसके बाद आपको बताना है इसमें अमेरिका का संविधान। तो अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या लिया है। तो अमेरिका के संविधान में हमें आंसर को लिखना है कि भारत के संविधान के निर्माण में अमेरिका का भी तो महत्वपूर्ण योगदान है। इस तरीके की अगर आप लाइन लिख देंगे ना, तो आपके कंटेंट में भी वृद्धि होगी, और जो कोई एग्जामिनर आंसर को चेक करेगा उसको भी लगेगा कि बच्चे ने कितने आसान भाषा में और अच्छे से एक्सप्लेन किया है आंसर को। उसमें बताना है अमेरिका के संविधान में संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नागरिकों के मूलाधिकार, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था आदि कहाँ से लिए हमने, अमेरिका के संविधान से लिए हैं। और एक बात और इसमें इम्पोर्टेंट, आप अलग लाइन में भी लिख सकते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा को भी कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। तो अभी मैंने आपको बताया ब्रिटेन से क्या लिया हमने, संसद की जितनी भी प्रणाली है, मतलब संसदीय शासन प्रणाली, और रूल ऑफ लॉ को कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से। अमेरिका से क्या क्या लिया है, अभी मैंने अंडरलाइन किया है, एक बार आप खुद से जरूर पढ़ना। उसके बाद आ जाते हैं 4th नंबर पे, आयरलैंड का संविधान। तो हमने आयरलैंड से क्या क्या लिया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। एक लाइन मैंने आपको बताई थी अमेरिका के संविधान में कि भारत के संविधान के निर्माण में, तो आप इस लाइन को ना जो भी देश आए वहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और अपने आंसर को लेंथी कर सकते हैं। इस तरीके से आपके मार्क्स बहुत अच्छे से इम्प्रूव भी हो सकते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिनको डीपीएस भी बोला जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कहाँ से लिया हमने, आयरलैंड के संविधान से। उसके बाद राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचन, राज्यसभा में विशिष्ट योग्यता वाले व्यक्तियों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है ना, वो सब कहाँ से लिए हमने, 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, कहाँ पर, राज्यसभा में। वो सारी चीज़ें हमने कहाँ से लिए, आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट, कनाडा का संविधान। कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया है, तो जो यूनियन शब्द देख रहे हैं ना, ये शब्द हमने कहाँ से लिया है, कनाडा के संविधान से लिया है। उसके बाद बताना है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। तो कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, ये हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका का संविधान, इम्पोर्टेंट है ये सारे संविधान, सारे देशों के संविधान आपको ज़रूर लिखने हैं अगर आपको मार्क्स पूरे चाहिए। इसमें आपको बताना है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने क्या लिया है, संविधान में संशोधन की जो प्रणाली है ना, वो हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ही तो ली है, कि आखिर संविधान में संशोधन कैसे किया जा सकता है, वो हमने कहाँ से लिया है, साउथ अफ्रीका से। उसके बाद जर्मनी का संविधान, जर्मनी से हमने क्या क्या लिया है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, जिसके आधार पर मूल अधिकारों का निलंबन कर सकता है, कौन कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है। तो ये बातें हमने कहाँ से ली है, जर्मनी के संविधान से। उसके बाद जापान का संविधान,
जापान के संविधान से हमने आर्टिकल नंबर 21 मतलब 21 में वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जो शब्द है ना स्थापित प्रक्रिया, ये शब्द हमने कहाँ से लिया है? जापान के संविधान से। उसके बाद हमें बताना है पॉइंट नंबर 10 में कि नेहरू रिपोर्ट का भी विशेष प्रभाव रहा है किस पर? भारत के संविधान पर। उसके बाद हमें इसमें बताना है पूर्व सोवियत संघ का संविधान। तो सोवियत संघ से हमने क्या क्या लिया है? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सम्मिलित 10 मूल कर्तव्यों, मूल कर्तव्य क्या होते हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये सब हमने कहाँ से लिए हैं? सोवियत संघ से। और प्रेजेंट टाइम पर मूल कर्तव्य कितने हैं? तो 11 मूल कर्तव्य हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लेना। तो इस तरीके से हमने सोर्सेज भी बता दिए, इंट्रोडक्शन भी बता दिया। अब हमें क्वेश्चन को कंप्लीट भी तो करना है, अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा। अब जैसे हमने स्टार्टिंग में एक इंट्रोडक्टिव लाइन लिखी थी ना, अब हमें अपने आंसर को सम अप करना है। तो सम अप कैसे करेंगे? तो क्वेश्चन को हमें सम अप करते हुए एक लाइन लिख देनी है। भारतीय संविधान के निर्माण हेतु प्रयुक्त विभिन्न स्रोतों के अध्ययन के आधार पर कुछ आलोचकों का मत है कि भारत का संविधान भानुमति के पिटोरों की भांति है, और तथा कुछ आलोचकों ने इसको उधार का थैला कहा है, जो हमने इंट्रोडक्टिव पार्ट में लिखा था। लेकिन कुछ आलोचकों का विचार है कि यह विभिन्न विधानों की नकल मात्र है। और उसके बाद जिसमें इस संविधान की मौलिकता समाप्त हो गई है, किंतु ऐसा होते हुए भी हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान दूसरे देशों के संविधान की नकल मात्र नहीं है, अनेक दृष्टियों से एक मौलिक संविधान भी है। तो हमें थोड़ी तारीफ भी करनी है और थोड़ी बुराई भी करनी है, तो सारी चीज़ें हमें एक तरीके से सम अप करनी है लास्ट में। तो इस तरीके से हमें बताना है, तथापि वर्तमान में बदलती हुई परिस्थितियों के कारण इसमें समय समय पर अनेक संशोधन भी करने पड़ रहे हैं। तो ये सारी बातें हमें अपने आंसर में कर देनी है, और इस तरीके से हमें अपने आंसर को कर देना है कंप्लीट। तो ये जितने भी स्लाइड मैंने आपको दिखाई ना, 3 स्लाइड है, इनका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा और एक बार खुद से ज़रूर पढ़ना। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पेपर में देखने को ज़रूर मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से ज़रूर तैयार करना और अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट कर लेना इस क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, क्वेश्चन समझ में आया हो, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि आपको और किन किन पार्ट्स पर वीडियो चाहिए और कितनी वीडियोस आपको इसमें लॉन्ग क्वेश्चन पर चाहिए और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पर चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिएगा।